नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आपके समक्ष आज हम दक्षिण भारत में, जैसा कि मैंने पिछले सिलेबस में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो अंग्रेज और दूसरे यूरोपीय आए और वो कैसे भारत के दक्षिणी भाग में अपनी कोठियां एस्टैब्लिश करते हैं, तो उस क्रम को हम लोगों ने देखा। तो उन्हीं यूरोपियों के आगमन में एक कहानी हमको ये समझ में आती है कि दो प्रमुख यूरोपियंस आते हैं, फ्रांसीसीज और ब्रिटिशर्स। इन दोनों के आपस में भारत में संघर्ष होते हैं और इसी संघर्ष का परिणाम होता है भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या इसी को हम लोग कर्नाटिक वॉर के रूप में भी जानते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बैच शुरू किया गया है जो कि लॉन्ग टर्म बैच है। लॉन्ग टर्म बैच खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको कम से कम 2 से 3 साल की तैयारी करनी है, 2 से 3 साल की जिन लोगों को तैयारी करनी है और फिर एग्जाम में अपीयर होना है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म बैच लेकर के आते हैं आपके लिए। और इस लॉन्ग टर्म बैच की खासियत ये है कि सबसे पहले तो इसमें 36 मंथ्स जो हैं उनकी वैलिडिटी इतनी रहती है, 36 माह के आसपास की। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, तो भी आप ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म होती है, रिकॉर्डेड में भी आपको वो मौजूद रहेगा। बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक आपकी इसमें तैयारी होगी। और उससे खास बात यह है कि उससे पहले हम थोड़ा सा और बेसिक्स की बात करें। बेसिक्स से पहले प्री बेसिक्स की बातें भी कुछ रहती हैं सब्जेक्ट्स की। जैसे हिस्ट्री जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले हिस्ट्री की जो मूलभूत बातें हैं, मूलभूत बातें जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यानी एकदम टिपिकल फाउंडेशन बैच है ये। आप इसमें कुछ भी इसमें नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त समय है पढ़ाने का। सब कुछ हम इसमें एकदम विधिवत तरीके से आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा जब आपका प्रीलिम्स होने वाला होता है तो आपको प्रीलिम्स के लिए SIP का बैच दिया जाएगा, ये अलग से दिया जाएगा, कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेंस के लिए हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलाते हैं, आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें आपको जुड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आपको परचेज नहीं करनी है, ये सब इसी में दी जाएंगी। सेट ऑफ 18 बुक्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल इसमें करवाया जाएगा निःशुल्क, ठीक है। तो आपको किताबें भी मिल रही हैं। तो एक स्टडी करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो अब किस बात की देर है। तो और इस बैच में आप देखेंगे 5 अगस्त से न्यू बैच शुरू होने वाला है, शाम को 6 बजे। जिन भी लोगों को जुड़ना है वो तुरंत वीरत लाइव कोड का प्रयोग करके 32,999 में अपने इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग आज जो हैं पढ़ने वाले हैं आंग्ल, आज हम हिस्ट्री ऑन मैप, ठीक है, हिस्ट्री ऑन मैप, ये हमारा कार्यक्रम है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है। आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। और इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में को हम लोग कर्नाटक युद्ध के तौर पर, कर्नाटक युद्ध के तौर पर भी जानते हैं, जो कि 3 हुए हैं। कितने हुए हैं? 3। लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी परचेज करना है आप वीरत लाइव कोड के साथ, वीरत लाइव कोड के साथ स्टडी IQ पर कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हमको पढ़ना है। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत जो होगी वो ऑस्ट्रिया से होगी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में कुछ संघर्ष हुआ और वो संघर्ष का प्रभाव आपको भारत में भी देखने को मिला। तो जिस समय संघर्ष शुरू हो रहा है, उस संघर्ष को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार नजर डालें कि भारत में ब्रिटिशर्स की और फ्रांसीसियों की कोठियां जो हैं वो किस प्रकार से रही हैं, उनके ऊपर एक बार आइए एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को मैप ड्रॉ करना चाहिए। मैं दक्षिण भारत का ही हिस्सा ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। कर्नाटक वॉर पढ़ने हैं तो दक्षिण भारत का जो मैप है उसी से ही काम चल जाएगा हमारा। और मैं साउथ इंडिया का ये एक मैप आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
ठीक है, और लगभग लगभग हम इसी से अपना काम जो है वो कर लेंगे। खैर, उधर बंगाल का हिस्सा मैंने थोड़ा सा बनाया है, आप इधर से ऐसे करके भारत का जो हिस्सा है वो इस तरफ ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, बट कोई बात नहीं, इसके इस वाले हिस्से की कोई खास इतनी आवश्यकता भी नहीं है, आप इसको चाहे तो ना भी बनाए तो चलेगा काम। बहरहाल ये बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे भारत के लिए बनेंगी, ये बाउंड्री हमारे इंडिया के लिए बनेगी। अब इसमें पहले मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसमें फ्रांसीसी और जो ब्रिटिशर्स की कोठियां हैं वो कहाँ कहाँ पर, उसको समझिए। अगर हम फ्रांसीसी मुख्यालय की बात करें तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय हुआ करता था, फ्रांसीसी जो थे उनका मुख्यालय आपको खास तौर से पौंडीचेरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? पौंडीचेरी में आपको देखने को मिलेगा। और मान लेते हैं कि समथिंग हियर वियर दिस इज द लोकेशन ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, यहां कहीं मान लेते हैं कि पौंडीचेरी की लोकेशन है। ये फ्रांसीसीज का अड्डा है। ठीक है, ये फ्रांसीसीज का अड्डा है, लेकिन फ्रांसीसीज की इसके अलावा कई सारे उप मुख्यालय हुआ करते थे, जैसे मछलीपट्टनम में हुआ करता था। तो मछलीपट्टनम आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा, मछलीपट्टनम, कहीं कहीं इसी को मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा साउथ में इनका एक कार्यालय कराईकल में हुआ करता था। यहां मतलब एकदम टॉप अगर हम देखेंगे, कराईकल वाला जो हिस्सा है आपको सबसे नीचे की ओर देखने को मिलेगा, कराईकल। कराईकल है, इधर माहे की तरफ जो है इनको एक मुख्यालय देखने को मिलता है। उधर बंगाल में अगर देखेंगे तो बंगाल में जो चंदर नगर वाला इलाका है, चंदर नगर वाले इलाके में इनका एक कोठी हमको देखने को मिलेगी चंदर नगर में। मान लेते हैं कि यहां कहीं चंदर नगर है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा इधर हो गया शायद, हाँ यहां कहीं चंदर नगर है, सपोज चंदर नगर, राइट, बंगाल की तरफ हम लोग रहेंगे, वो एकदम पूर्व में चले गए थे। और इधर की ओर आपका कहीं पर सूरत। तो ये वो प्लेसेस हैं जहां पर इनकी कोठियां हुआ करती थी, उप कार्यालय। इसी समय ब्रिटिशर्स के अगर हम कोठियों की बात करें तो ब्रिटिशर्स के 3 मुख्यालय हुआ करते थे। अब वो 3 मुख्यालय कहां कहां हैं उनके ऊपर चर्चा करें तो एक तो पूरब की तरफ, जहां जैसे इनका पौंडीचेरी है वैसे ही पौंडीचेरी की तरफ इनकी एक बस्ती हुआ करती थी जिसको हम लोग मद्रास बोलते थे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मद्रास। तो आप मान के चलिए कि मद्रास जो है वो यहां कहीं है, ये है मद्रास। इधर कहीं आपका बॉम्बे पड़ेगा, इधर कहीं बंबई या बॉम्बे पड़ेगा, और इधर कहीं आपका ये हो गया कलकत्ता। कलकत्ता, ये 3 कोठियां जो हैं आपको ब्रिटिशर्स की देखने को मिलेंगी। ये है मुद्दा। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध शुरू होता है 3 बार, जिनको 3 कर्नाटक वॉर के रूप में जानते हैं। पहला जो है वो 1746 के आसपास शुरू हुआ। तो प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें, प्रथम कर्नाटक वॉर कह लीजिए या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कह लीजिए, तो ये पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो आपको 1746 से 48 के आसपास देखने को मिलेगा। अब इन युद्धों में क्या हुआ है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। उन युद्धों में क्या हुआ, एक्चुअली कर्नाटक और हैदराबाद को हमें समझना है। एक समय में दक्षिण में कर्नाटक का जो हिस्सा है वो हैदराबाद सूबे का अंग हुआ करता था। तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो इलाका है तकरीबन ये आपका इस तरीके से त्रावणकोर है, और ये जो इलाका है ऐसे करके आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, ये कर्नाटक का हिस्सा हुआ करता था। इसी में अगर आप देखते हो तो हैदराबाद का भी सूबा आपको देखने को मिलेगा, मैसूर का भी प्रांत आपको देखने को मिलेगा। तो मैसूर आपको मान के चलिए कि मैसूर का हिस्सा है। ठीक है, ये मैसूर का हिस्सा है सपोज। इसके ऊपर आपको, तो ये जो प्रोविंस है आपका, ये हैदराबाद के रूप में जाना जा रहा है। ये हैदराबाद है। इधर की ओर कर्नाटक वाला हिस्सा है, इधर की ओर आप
मतलब अलग अलग प्रोविंसेस जो है वो देख रहे हैं। तो यहां हैदराबाद, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहां हैदराबाद का हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, और यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कर्नाटक है। ये आपका कौन सा है? कर्नाटक है। इधर आपका ये त्रावणकोर है। यहीं पर थोड़ा सा तंजौर की जगह देखने को मिलेगी। ये आपका मैसूर राज्य है। यहां पे आपका ये पूरा इधर मराठा साम्राज्य है, मराठा है इधर साम्राज्य। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी में एक सिरा और समझिए, इसी में एक सिरा जनाब आप और समझिए, और वो होगा आपका इधर ऐसे मान के चलिए कि ये हैदराबाद का ही है जो इस तरफ तक ऐसे फैला हुआ है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी सिरकार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा उत्तरी सिरकार। उत्तरी सिरकार वाला जो इलाका ये है। तो ये तो लोकेशंस हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की लोकेशंस जो हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। इधर सब ये पूरा कर्नाटक का हिस्सा है। तो आपको मोटे मोटे तौर पर पता चल गया कि कौन जो है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके से। तो वो तकरीबन आपको चीज़ें जो हैं वो पता चल गई, ठीक है। तो हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्से मान सकते हैं, ठीक है, सबके। और नहीं, ये तो पूरा ही फैल गया। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविंसेस अलग अलग जगहों पर है। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कर्नाटक जो कि पहले हैदराबाद सूबे का ही अंग है, अलग हो चुका है। अब जैसे हैदराबाद मुगलों से अलग हो गया, वैसे ही कर्नाटक हैदराबाद से अलग हो गया। 1740 का समय है। यूरोप में ऑस्ट्रियन के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, और ये उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में जो चल रहा है ये 1744 के आसपास भारत में पहुंचा। और उस समय भारत में फ्रांसीसी जो पौंडीचेरी अड्डा बनाए हुए हैं, यहां पर फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम है डुप्ले। इसका नाम क्या है? डुप्ले। आपने नाम जरूर सुना होगा, डुप्ले। तो ये डुप्ले वहां पर उस समय शासन कर रहा है, मतलब यहां पर नेतृत्व कर रहा है। उसी समय डुप्ले यहां पर है, और मद्रास वाली जो कोठी है, मद्रास में निकोलस मोर्स नाम का एक व्यक्ति है जो यहां पर बैठा हुआ है। अंग्रेजी गवर्नर की बात करें तो अंग्रेजी गवर्नर कौन है? निकोलस मोर्स। ये आपका अंग्रेजी गवर्नर है। तो इसका मतलब अगर हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध देखेंगे तो शुरुआत में निकोलस और डुप्ले का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गई चीज? आपको एकदम बात समझ में आ गई। लेकिन समस्या ये है कि जो फ्रांसीसी हैं उनको मालूम है, यानी डुप्ले जो है उसको मालूम है कि उसकी जो नेवल फोर्स है वो उतनी कैपेबल नहीं है, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, जल शक्ति अच्छी नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि किसी तरीके से निकोलस मोर्स से मिल करके जो यहां पर युद्ध जैसी स्थितियां बन रही इसको टाला जाए। टालने के लिए वो मिलने जाता है, लेकिन मिलने का कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट नहीं मिलता है। उसे महसूस हो जाता है कि यार ये निकोलस मानेगा नहीं, और इसको तो ब्रिटेन से सहायता भी आ रही थी, तो वो जैसे ही सहायता मिलेगी आक्रमण कर देगा। तब उसी समय इन्होंने क्या किया, डुप्ले महोदय ने क्या किया, डुप्ले महोदय ने दिमाग लगाया कि चाहे मद्रास हो और चाहे पौंडीचेरी हो, ये दोनों ही जो जगहें हैं ये आती हैं कर्नाटक राज्य के अधीन। और कर्नाटक में उस समय शासक हुआ करते थे, कर्नाटक के उस समय नवाब हुआ करते थे, उनका नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन जो हैं ये कर्नाटक के उस समय नवाब थे। तो डुप्ले जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मिलने गया और इनसे कहा कि साहब आप चाहें तो अपने यहां युद्ध रुकवा सकते हैं। तो इनका आदेश हुआ कि हमारे एरिया में कोई युद्ध ना हो, दोनों बंदरगाहों पे किसी प्रकार का हमें युद्ध नहीं चाहिए। दोनों, अब इनको तो मानना था बात, इन्होंने तो कहा ही था कि ये हो, तो निकोलस मोर्स भी मान गया कि ठीक है युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन सेना आ रही है कि आगे चल करके युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो बनेगी। तो इनको समय मिल गया, डुप्ले को समय मिल गया। इसी समय डुप्ले ने
अपने मॉरिशस वाले अड्डे से संपर्क किया। अब आपको याद होगा कि कल मैंने मैप में दिखाया था कि मॉरिशस इधर थोड़ा दूर है, इधर अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जिसको हम लोग मॉरिशस कह रहे हैं। मान लेते हैं कि यहां कहीं पे मॉरिशस है, ठीक है, ये आपका मॉरिशस है। सपोज दैट मैंने जितनी बड़ी बिंदी बना दी है उससे भी छोटा है वो। यहां से सेना जो है वो आएगी इस जगह पर इनके साथ, फ्रांसीसीज का साथ देने के लिए। मॉरिशस में जो गवर्नर है, जैसे यहां पर ये डुप्ले गवर्नर है, वैसे ही मॉरिशस में जो फ्रांसीसी बस्ती है उसका गवर्नर जो है उसका नाम है ला बोर्डेने। यहां पर है कौन? ला बोर्डोने। तो ये जो है फ्रांसीसी गवर्नर है, और ये फ्रांसीसी गवर्नर जो है वो क्या करेगा, ये अपनी सेना लेकर के कहां चलेगा? अपनी सेना लेकर कहां गया? ये पूरब की ओर चला, भारत में, इनसे मिलने के लिए डुप्ले से। उस समय जो ब्रिटिशर्स की सेना आ रही थी उसका सेनापति जो है वो बदल चुका था और उसकी जगह पर एक नया सेनापति आया था, पेटन। तो आते ही सबसे पहले पेटन के साथ युद्ध हुआ इनका, और पेटन जो है वो हार गया और वो भाग करके श्रीलंका चला गया। तो जिस सहायता को निकोलस मॉर्स ने मंगाया था वो सहायता डाइवर्ट होकर के श्रीलंका चली गई डर करके। तो अब कोई खतरा था नहीं, अब केवल डुप्ले को और बर्डने को, दोनों को मिलना था और मिल करके मद्रास के ऊपर अटैक करना था। दोनों ने मद्रास के ऊपर अटैक किया और 1746 में, 1746 में मद्रास पर क्या हो गया? मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। फ्रांसीसियों का क्या हो गया भैया? अधिकार हो गया। तो इस तरीके से इनिशियल जो विजय मिली वो किसको मिली? वो मिली फ्रांसीसीज को। और ये वाला जो हिस्सा है ये मोर्स के हाथ से निकल गया, डुप्ले इसमें विजयी हुआ। लेकिन कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं समाप्त होती है? क्योंकि आपने देखा कि डुप्ले मद्रास को कैप्चर करना चाहता था, लेकिन लॉ बोर्डने ने यह कहा कि हमने मद्रास को कैप्चर कर लिया है और इसलिए कैप्चर किया कि हमें पैसा चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, पैसा नहीं चाहिए, हमें यहां पर ओनरशिप चाहिए, तो हम ओनरशिप लेकर के रखेंगे। इस बात पर लॉ बोर्डने और डुप्ले जो है वो एकमत नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप लॉ बोर्डने की सहायता से, क्योंकि ये विजय हासिल हुई थी, तो लॉ बोर्डने ने अंग्रेजों से कहा कि 40 लाख रुपए 4 लाख रुपए हमको दो, और 4 लाख रुपए हमको दोगे तो हम चले जाएंगे। 4 लाख रुपए लेकर के 4 लाख रुपीस जो है हर्जाना लेकर के ये यहां से वापस चला गया। लेकिन ये बात डुप्ले को पसंद नहीं आई, उसने फिर से दोबारा मद्रास पे अटैक कर दिया, क्योंकि मद्रास को पहले भी सेना नहीं मिली थी। दूसरी बार जब यहां पर युद्ध हुआ तो ये युद्ध में पहली बार जो युद्ध हुआ था उसमें ये कमजोर हो चुके थे, इसलिए दोबारा जब युद्ध हुआ तो वो फिर हार गए और डुप्ले ने अंततः मद्रास को कैप्चर कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव उस समय एक सेनापति के तौर पर आया था, तो वो भी कैप्चर हुआ, उसको भी गिरफ्तार इत्यादि कर लिया गया। तो ये था पहला युद्ध का पहला पोर्शन जो आपने यहां पर देखा। इसी क्रम में कुछ चीजें और हैं जो आपको ऐड करनी है। जैसे एक आपको यहीं पर चीज ध्यान रखनी है, वो है अडयार का युद्ध। वो क्या है? अडयार का युद्ध। अब इसी में छोटा सा पॉइंट मैं आपको अडयार का युद्ध जो है उसके लिए जोड़ देता हूं। अब अडयार के युद्ध में क्या चीजें जुड़ेंगी? जैसे अडयार के युद्ध में क्या चीजें जुड़ेंगी? जैसे कि अडयार का युद्ध जो है वो हुआ था अनवरुद्दीन और फ्रांसीसीज के बीच में असहमति के कारण। अभी आप देखेंगे कि अभी तो अनवरुद्दीन से उसने सहमति ली थी फ्रांसीसियों ने, अब असहमति क्यों हुई? इसलिए हुई, आप गौर कीजिए कि ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ क्यों, जबकि पहले अनवरुद्दीन ने कहा था कि नहीं होगा। तो ये युद्ध इसलिए हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो मद्रास पे कब्जा कर रखा था वो कब्जा अनवरुद्दीन अंग्रेजों से वापस चाहते थे। तो फ्रांसीसीज ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आपने उस समय युद्ध रुकवाया, अब आप जो है स्थिर रहिएगा, आप बीच में मत आइएगा, हम अंग्रेजों को देख लेंगे और आपसे बस शांति की उम्मीद करते हैं। अंग्रेजों की बस्ती जीत करके हम आपको वापस कर देंगे, हमें तो बस अंग्रेजों को हराना है, यहां से हटाना है बस, तब हम और आप केवल यहां पर रहेंगे। तो अनवरुद्दीन ने कहा कि ठीक है भाई। तो उस हिसाब से जब ये युद्ध जीत गए 2-2 बार अटैक करके मद्रास को, तो मद्रास वापस कर देना चाहिए था अनवरुद्दीन को, लेकिन
डुप्ले अपनी बात से मुकर गया और उसने युद्ध जीतने के बाद अनवरुद्दीन को मद्रास नहीं बल्कि ठेंगा दिखा दिया, नहीं देंगे। और यह बात अनवरुद्दीन को खराब लगी कि हमारे ही राज्य में हमारी ही अवहेलना और हम ही से छल, इसलिए उसने अपने बेटे जिसका नाम था महफूज खान, अनवरुद्दीन का बेटा है जिसका नाम है महफूज खान, महफूज खान को भेजा गया कि जाओ और इसे सबक सिखा करके आओ। तो महफूज खान का जो युद्ध हो रहा है डुप्ले के साथ में, फ्रांसीसी सेना के साथ में, ठीक है, ये जो युद्ध हुआ है ये युद्ध आपको कहां देखने को मिल रहा है? अड्यार में। ये युद्ध कहां देखने को मिल रहा है दोस्तों? ये युद्ध आपको अड्यार में देखने को मिल रहा है। अड्यार कोई और जगह नहीं है, जिसको आप लोगों ने कल सेंट थोमे के नाम से पढ़ा था ना, वही जगह आपकी अड्यार है। जैसे वो यहां पर बीच में आपको देखने को मिलेगी, इस जगह पर, यहां पर है सेंट थोमे, इसी जगह पर यह युद्ध हुआ, इस जगह पर, ठीक है, सेंट थोमे में यह युद्ध हुआ। अड्यार इसी को कहा जाता है। और इस युद्ध में आप देखेंगे, इस युद्ध में आप देखेंगे कि डुप्ले जो है ये विजयी हुआ, डुप्ले जो है ये विजयी हुआ और महफूज खान महफूज नहीं रहे और हार गए। इस तरीके से एक भारतीय शासक और एक बड़े यूरोपीय शासक दोनों के ऊपर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाने की वजह से डुप्ले की बड़ी ख्याति हुई, बड़ा फेमस हुआ डुप्ले, बड़ी उसकी शाबाशियां हुई हर जगह पर। तो वो और तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और इसी क्रम में अंग्रेजों की एक और बस्ती हुआ करती थी, सेंट डेविड, साउथ में थी, उस पर उसने अधिकार करने का प्रयास किया। तो आप मान के चलिए कि यहां कहीं पर सेंट डेविड है, सेंट डेविड फोर्ट है या फोर्ट सेंट डेविड है, तो यह भी अंग्रेजों की बस्ती है, ठीक है, यह भी किसकी बस्ती है? अंग्रेजों की बस्ती है, यह ध्यान रखना है आपको। सेंट फोर्ट डेविड जो है दोस्तों, यह भी अंग्रेजों की बस्ती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको ब्लू कलर से इसीलिए लिखा दे रहा हूं, ब्लू कलर से इसीलिए दिखा दे रहा हूं कि आपको यह समझ में आ जाए कि अंग्रेजों की बस्ती है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यह सेंट डेविड फोर्ट, यहां पर इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसीज ने घेरा डाला लेकिन सफल नहीं हुए, काफी दिन लग गया लेकिन अभी सफल नहीं हुए। तकरीबन 1.5 साल तक ये घेरा पड़ा रहा। फिर उसके बाद अंग्रेजों की धीरे धीरे करके सहायता आ गई। अंग्रेजों को जब एक्स्ट्रा सहायता मिल गई तो उन्होंने पौंडीचेरी पे जाकर के घेरा डाल दिया। तो अंग्रेज पौंडीचेरी पे घेरा डाले हैं, फ्रांसीसी बस्ती पे, फ्रांसीसी सेंट डेविड पे घेरा डाले हैं अंग्रेजों की बस्ती पे, लेकिन ना वो पौंडीचेरी जीत पा रहे हैं ना ये सेंट डेविड जीत पा रहे हैं। अंततः जब अंग्रेजों फ्रांसीसी की पौंडीचेरी बस्ती को नहीं छीन पाए तो अंग्रेजों की अतिरिक्त सहायता वापस सेंट फोर्ट डेविड पे आई। लेकिन इसी बीच 1748 में 1748 में एक्स लॉ शैपल की संधि हुई। एक्स लॉ शैपल की क्या हो गई? संधि हो गई। ये यूरोप में युद्ध को समापन, आप देखिए यूरोप के में जो युद्ध शुरू हुआ दोनों देशों में, उसी कारण यहां पर शुरू हुआ। तो यूरोप में जब युद्ध खत्म हुआ इस संधि के माध्यम से, तो यहां पर भी यह कहा गया कि जहां जहां उपनिवेश हैं दोनों लोग अपने अपने उपनिवेशों में झगड़ना बंद करें, इंटरफेयर वहां के लोकल राजाओं के शासन में करना बंद करें और अपने अपने जीते जीते राज्य जो है वो वापस करें। तो इस एक्स लॉ शैपल की संधि के कारण ये सब हिस्से जो अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने जीते थे वो उन्हें वापस करने पड़े। और अंग्रेजों को भी ये गुस्सा रहा कि हम अपने हारे हुए इलाके फ्रांसीसियों को हरा करके वापस नहीं पा पाए, बल्कि इस संधि के माध्यम से दया के स्वरूप हमको वापस मिल रहे हैं। यही दोनों चीजें अगले युद्ध का कारण बनेंगी। बट दिस वॉज द फर्स्ट वॉर, ये पहला युद्ध था, प्रथम युद्ध यही है। अब हम सेकेंड कर्नाटक वॉर की तरफ चलते हैं। दूसरा युद्ध जब हुआ तो क्या हुआ? दूसरे युद्ध में देखिए क्या हो रहा है। दूसरे युद्ध को समझने का प्रयास कीजिए। उसको समझने के लिए पहले हमको ये हटाना पड़ेगा, तो मैं हटा देता हूं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो दूसरे युद्ध में क्या हो रहा है, आइए जरा समझते हैं। दूसरे युद्ध में क्या हो रहा है, पहले तो हम यहां लिख देते हैं द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या इसी को हम द्वितीय कर्नाटक
युद्ध कहेंगे, ठीक है, जो कि 1749 से 1754 तक की रेंज में देखने को लगभग मिलेगा। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब आइए इसमें समझते हैं क्या हुआ। इसमें यह हुआ है कि पिछला युद्ध जो हुआ था वो अचानक समाप्त हो गया संधि के कारण। दूसरा 1748 में हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे, निजामुल मुल्क, उनकी मृत्यु हो गई। तो हैदराबाद के निजाम जो निजामुल मुल्क है, जब 1748 में इनकी डेथ हुई तो इनकी जगह पर उत्तराधिकार को लेकर के दो लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, और वो संघर्ष हुआ मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच। नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के जंग चल रहा है, ये हो रहा है हैदराबाद में। और जिस समय हैदराबाद में सारी चीजें चली, उसी समय कर्नाटक में भी एक घटना घटित हुई उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर के। और वो संघर्ष जो है, तत्कालीन नवाब जो अनवरुद्दीन था, जिसका बेटा अभी हारा था, वो अनवरुद्दीन। तो यहां पर अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन से पहले एक शासक हुआ करते थे दोस्त अली, उनका एक दामाद था चांदा साहेब, उसका नाम था चांदा साहेब। तो चांदा साहेब जो है वो दावेदारी करने लगे कि तुम अयोग्य तरीके से यहां पर बैठे हो और तुम्हें होना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी जगह हम शासक बनेंगे। तो इनके बीच में भी एक तरीके से कर्नाटक में आप देखेंगे कि नाटक चलना शुरू हुआ है। किस चीज का? उत्तराधिकार का संघर्ष। तो ये है उत्तराधिकार के संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष। और इस उत्तराधिकार के संघर्ष में जो लोग हैं ये अंग्रेजों यानी विदेशियों की सहायता से, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सहायता से अपने अपने आप को यहां पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एक बार फिर से इन दोनों लोगों को मौका मिल गया कि चलो ठीक है, हम भी इनके माध्यम से यहां की राजनीति में एंटर कर जाएंगे। तो ये हुआ। कुछ और भी बातें इसी तरीके से थीं, जैसे तंजौर का एक इलाका हुआ करता था, वहां पर जैसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था ना, डुप्ले से पहले एक गवर्नर हुआ करता था ड्यूमा। ड्यूमा जब आया था तो उसने तंजौर की सहायता करी थी। तंजौर में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो ड्यूमा ने इंटरफियर करके अपने समर्थक व्यक्ति को वहां का शासक बनाया था। तो तंजौर में ने उसको जो है कराईकल दिया था। ये तब ये कराईकल वाला जो इलाका है तब तंजौर ने दिया था। कराईकल किसके पास में था? फ्रांसीसी उसके पास में। लेकिन अभी जब दूसरा युद्ध शुरू होने वाला है तो फिर से तंजौर में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ था। तो इस बार सहायता फ्रांसीसी से नहीं मांगी गई तंजौर के द्वारा, बल्कि अंग्रेजों से मांगी गई। तो अंग्रेजों ने सहायता दी, और सहायता देने की वजह से यहीं पे एक जगह पड़ती है देवी कोटाई, तो उनको देवी कोटाई जगह मिल गई। अब फ्रांसीसियों को लगा कि यही तंजौर पहले मेरे साथ था, अब अंग्रेजों के साथ चला गया। तो यहां पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध होना शुरू हुए। यहां कर्नाटक में भी अंग्रेज फ्रांसीसी आमने सामने, और यहां हैदराबाद में भी अंग्रेज फ्रांसीसी आमने सामने। और ये सब कारण मिलकर के द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के शुरुआत का कारण बनते हैं। अब ये युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा, आइए उसको समझ लेते हैं एक बार। इस युद्ध में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध ये 49 के आसपास शुरू होता है, 1749 में शुरू होता है। अब कैसे शुरू होता है 1749 में, उसको समझिए। इसको समझने के लिए हमको ये जानना है कि डुप्ले जो कि फ्रांसीसी है, वो चांदा और मुजफ्फर को अपनी तरफ कर लिया है। तो चांदा और मुजफ्फर को अपनी तरफ करने का मतलब ये हुआ कि जो मुजफ्फर जंग है ये फ्रांसीसी सहायता लेंगे, और जो चांदा है ये फ्रांसीसी सहायता लेंगे। और यहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि नासिर जंग जो है ये ब्रिटिशर्स की सहायता लेंगे, और अनवरुद्दीन जो है वो ब्रिटिशर्स की सहायता लेंगे। अनवरुद्दीन ब्रिटिशर्स की सहायता क्यों लेंगे? क्योंकि पिछली बार फ्रांसीसियों ने धोखा दिया, इसलिए। ना दिया होता तो शायद अभी ऐसा ही चलता। तो इसलिए अब क्या हुआ कि डुप्ले और चांदा साहेब और मुजफ्फर जंग ये तीनों संगठित हो गए, और संगठित होकर के इन्होंने क्या किया? डुप्ले, चांदा और मुजफ्फर इन लोगों ने संगठित होकर के अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अनवरुद्दीन पर आक्रमण, क्योंकि अब डुप्ले जो है वो अनवरुद्दीन का विरोधी है, इसलिए उसने अनवरुद्दीन के ऊपर पहले अटैक करवाया। अब इसमें क्या हुआ कि अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण हुआ, अनवरुद्दीन जो है इस युद्ध में मारा गया, और उसका बेटा हुआ करता था एक मोहम्मद अली वहां से भाग निकला। तो जब भाग निकला तो अब देखिए, हमने आपको बताया कि ये युद्ध जहां पर हुआ वो युद्ध अंबूर का युद्ध कहलाता है।
तो यहां पर एक जगह पड़ती है बेल्लौर, यहां पर एक जगह पड़ती है बेल्लौर, इसी जगह पर कहीं पर आप बेल्लौर जगह मान लीजिए, बेल्लौर, और उसी बेल्लौर के पास में जगह पड़ती है ये अंबूर। ठीक है, तो यहां पर ये युद्ध हुआ। युद्ध में चांदा जो है अब क्या हो जाएंगे, चांदा जो है वो कर्नाटक के नवाब बनेंगे। ठीक है, कर्नाटक के नवाब कौन बनेंगे, चांदा साहब। किसकी सहायता से, डुप्ले की सहायता से। ठीक है, अनवरुद्दीन जो है वो, इनका काम यहां पर खत्म हो गया है, ये अब नहीं रहे, और इनका बेटा जो मोहम्मद अली है वो भाग गया है। तो फ्रांसीसी की सहायता से आप देखेंगे कि हैदराबाद, कर्नाटक जो है वो जीता। तो इसलिए चांदा ने इसी पौंडीचेरी के पास में तकरीबन 80 गांव डुप्ले को भेंट किए, 80 गांव प्राप्त किए। बात समझ में आई कि नहीं आई? 80 गांव तकरीबन प्राप्त किए हैं इसने चांदा साहब से, क्योंकि चांदा साहब की सहायता करी गई है। इधर ये हुआ। अब उधर अंग्रेजों ने क्या किया वो समझो। अंग्रेजों ने हैदराबाद से, अगर देखा जाए हैदराबाद में नासिर जंग उनकी तरफ है ना, तो नासिर जंग को अपनी तरफ बुलाया और नासिर जंग को भड़काया और कहा कि तुम कर्नाटक पर अटैक करो। 1750 में आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में नासिर जंग ने न सिर्फ कर्नाटक पर आक्रमण किया, बल्कि नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को गिरफ्तार भी कर लिया। मुजफ्फर जंग की सहायता जबकि फ्रांसीसी कर रहे थे, लेकिन कुछ फ्रांसीसी गद्दार निकले और उन्होंने मुजफ्फर जंग की गिरफ्तार करवा दिया। तो मुजफ्फर जंग को नासिर जंग ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ी तेजी से फुर्ती दिखाते हुए डुप्ले ने फिर से नासिर जंग के लोगों को खरीद लिया और मुजफ्फर जंग को न सिर्फ छुड़वाया, बल्कि नासिर जंग के सैनिकों से ही नासिर जंग की हत्या करवा दी। तो नासिर जंग का भी काम खत्म हो गया, वो नासिर जंग जिसको ब्रिटिशर्स जो है सपोर्ट कर रहे थे। और अब मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसीज ने क्या कर दिया, मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसीज ने हैदराबाद का निजाम बना दिया। तो मुजफ्फर जंग यहां पर हो गए, मुजफ्फर जंग। लेकिन दोस्त अभी बात नहीं खत्म हुई। हुआ यह कि कुछ समय बाद मुजफ्फर जंग भी मारा गया, और मुजफ्फर जंग के मरने के बाद में नासिर जंग का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था सलावत जंग, वो गद्दी पर बैठाया गया। तो फाइनली यहां पर सलावत जंग गद्दी पर बैठे, सलावत जंग जो है वो गद्दी पर बैठे। लेकिन सलावत जंग फ्रांसीसीज की सहायता से गद्दी पर बैठे, ये ध्यान रखना है, सलावत जंग गद्दी पर बैठे। तो कुछ भी हो, दोनों जगहों पर आप देखेंगे, चाहे फ्रांसीसीज हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कर्नाटक हो, दोनों जगहों पर फ्रांसीसीज की विजय हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? और एक फ्रांसीसी सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बस्सी। डुप्ले साउथ में था, इधर मद्रास की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है बस्सी को भेज दिया गया। सलावत जंग के साथ में किसको भेजा गया, बस्सी को भेजा गया, बस्सी। तो मैं बस्सी अलग लिख दे रहा हूं, इनका साथ देने के लिए, मुजफ्फर जंग का साथ देने के लिए बस्सी को भेजा गया था, लेकिन बस्सी बचा नहीं पाया, मुजफ्फर जंग को मारे गए। तो बस्सी के ही नेतृत्व में आगे चल करके सलावत जंग जो है वो गद्दी पर बैठे। तो जब बस्सी ने सलावत जंग को गद्दी पर बैठाया, तो सलावत जंग ने बस्सी को उत्तर सरकार के कुछ प्रदेश दे दिए। तो यहां पर बस्सी बैठ गया आकर के। तो ये वाला जो उत्तरी सरकार के 3-4 लोकेशंस हैं वो बस्सी को मिल गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1757 में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण की ओर फ्रांसीसी और ज्यादा अपना विस्तार करना शुरू करते हैं, और ऐसे में ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज का लगातार 1-1.5 साल तक और ज्यादा युद्ध चलता रहता है। युद्ध चलता रहा, कुछ हिस्से फ्रांसीसीज जीतने में सफल रहे, कुछ अंग्रेज, टाल मटोल चलती रही। लेकिन फाइनली 1755 में पौंडीचेरी की एक संधि हुई, और 1755 की पौंडीचेरी के संधि के साथ, पौंडीचेरी की जो संधि हुई, उस संधि के साथ जो द्वितीय युद्ध ये चल रहा था, ये द्वितीय युद्ध क्या हो गया, 1755 में समाप्त हो गया। तो आप द्वितीय युद्ध में भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं एडवांटेज फ्रांसीसीज को ही मिला है। अब हम लोग चलेंगे तीसरे युद्ध की तरफ, जो कि लगभग फाइनल युद्ध होगा। तीसरे युद्ध में जो कि फाइनल है, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो तीसरा युद्ध जो है, तीसरा युद्ध जो है वो अब हमको देखना है, ये फाइनल होगा।
तीसरा युद्ध जो है वो 1756 से लेकर के 1756 से शुरू हुआ और तकरीबन 63 तक चला। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पौंडीचेरी की जो संधि थी वो अस्थायी साबित हो गई और 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चला। सप्तवर्षीय युद्ध चला और इस युद्ध में भी ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज लड़ते रहे। जैसे पहले ऑस्ट्रिया का युद्ध चला था वैसे ही यहां पर फिर युद्ध हुआ और फिर युद्ध चलने से फिर यहां पर दिक्कतें शुरू हुई और फिर यहां पर मौका मिला ब्रिटिशर्स को और फ्रांसीसीज को आपस में लड़ने का। तो उस समय फ्रांसीसी कमांडर एक नया भेजा गया है जिसका नाम है काउंट दी लाली। फ्रांसीसी कमांडर है काउंट डी लाली। तो कहीं कहीं लाली लिखा रहता है, कहीं कहीं लल्ली लिखा रहता है, एक ही बात है। ये फ्रांसीसी गवर्नर है उस समय। ये 1758 में भारत आता है, लेकिन आप सोचिए कि 1758 में जब ये भारत आ रहे हैं तो 1757 में युद्ध हो चुका है प्लासी का और ब्रिटिशर्स को बंगाल में एडवांटेज मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। तो अब उनके पास में अतिरिक्त सेना बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई संकट आया तो। लली जब आया तो उसने देखा कि ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन है, वो भी एग्रेसिव हुआ और उसने आते ही सबसे पहले सेंट डेविड फोर्ट जो अंग्रेजों का है ये वाला, इसका घेरा डाल दिया। तो इसने आते सबसे पहले क्या किया, सेंट डेविड जो फोर्ट है या फोर्ट सेंट डेविड जो है इसका घेरा डाला। इसके ऊपर घेरा डाल दिया इसने एकदम आते ही, तुरंत एग्रेसिव होकर के। और जून 1758 के आसपास इस पर अधिकार कर लिया। इस पर क्या हो गया, अधिकार भी कर लिया। अंग्रेजों के हाथ से फिर से एक बार एक बड़ा फोर्ट निकल गया। अभी भी अंग्रेज ही आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो तंजौर था उस तंजौर को दंडित करने के लिए, और तंजौर ने कुछ पैसे नहीं दिए थे, तकरीबन 56 लाख रुपए तंजौर से वसूलना बाकी था। तो इन्होंने कहा कि चलो सेंट फोर्ट डेविड हमारे पास आ गया है, अब तंजौर को दंडित करते हैं। तो आगे चल करके काउंट दी लल्ली ने तंजौर का घेरा डाला। तंजौर का जब घेरा डाला तो तंजौर ने सहायता मांगी अंग्रेजों से। अंग्रेजों को भी समय मिल चुका था, अंग्रेजों ने यहां से लोगों को बुलाया और इस घेरे को बचाने का प्रयास किया। जब अतिरिक्त सेना अंग्रेजों की, तंजौर की और बंगाल की अतिरिक्त सेना जब आ गई तो जो काउंट दी लल्ली हैं उनको हार का आभास हुआ और उन्होंने घेरा उठा लिया। यानी घेरा जो है इनको वापस लेना पड़ा, यानी ये यहां दोबारा सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब लल्ली ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हम तंजौर को दंडित नहीं कर पाए तो हम तुम्हारा मद्रास नहीं छोड़ेंगे इस बार। तो अगली बार उसने निर्णय लिया कि अब हम मद्रास पे आक्रमण करेंगे, मद्रास पर आक्रमण। तो इसने मद्रास पर आक्रमण करने के लिए लल्ली को बुलाया, लाली जो है, लाली ने बस्सी को बुलाया, बस्सी को। और देखिए बस्सी को बुलाया तो उत्तर से बुलाया, उत्तर में है बस्सी। बस्सी से कहा तुम सेना लेकर के यहां आओ। बस्सी के सेना लेकर के यहां आने पर, यहां मतलब मद्रास आने पर, उत्तर का जो हिस्सा है ये उस समय फ्रांसीसीज के कब्जे से थोड़ा सा फ्री हो गया। और इसी का फायदा उठा करके जब बस्सी साउथ में गया, जब बस्सी जो है साउथ में लाली की सहायता करने के लिए गया, तो कर्नल फोर्ड हुआ करते थे, उन्होंने उत्तरी सरकार के ऊपर हमला कर दिया। इसके ऊपर हमला किसने कर दिया, कर्नल फोर्ड ने, कर्नल फोर्ड, इसका जो है हमला हो गया। और इन्होंने जो है ये उत्तरी सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया। उत्तरी सरकार में 3-4 जगहें इनके पास हुआ करती थी, मुस्तफा नगर, एल्लौर, राजमुंदरी, चिकाकोल, ये सारी जगहें जो हैं वो कर्नल क्या नाम था इनका, फोर्ड के पास में आ गई। कर्नल फोर्ड के पास में उत्तरी सरकार जब आया तो कर्नल फोर्ड ने आंखें दिखाई सलावत जंग को, और सलावत जंग से कहा कि बेटा तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसलिए सलावत जंग जो है डर गया, और अब जो सलावत जंग जो अभी तक फ्रांसीसीज के साथ था, उसने फ्रांसीसियों का साथ छोड़ करके ब्रिटिशर्स का साथ देना उचित समझा। तो उसने ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया उसने। और इसलिए आगे चल करके अंग्रेजों की पोजीशन जो है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई। फ्रांसीसियों को इन सब चीजों के बारे में नुकसान उठाना पड़ा। अब तक वे फ्रांसीसीज जो घेरा डाले हुए थे मद्रास पर, वो अभी तक सफल भी नहीं हुए थे, यानी मद्रास को जीत नहीं पाए थे।
इसी बीच 1759 में एक नया ब्रिटिश गवर्नर आया जिसका नाम हुआ सर आयरकूट। 1759 में सर आयरकूट आए, आयरकूट। और आयरकूट भी काफी एग्रेसिव होकर के यहां पर अपनी कमान संभालता है। पौंडीचेरी के पास में एक जगह पड़ती है वॉन्डीवॉश, वॉन्डीवॉश एक जगह पड़ती है। वॉन्डीवॉश में, इसी पौंडीचेरी के पास में एक जगह पड़ेगी वॉन्डीवॉश। वॉन्डीवॉश में एक युद्ध होता है। यह कब युद्ध हुआ? 1760 में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह जो है वो पराजित हुए। और इस पराजय ने फ्रांसीसियों का बिस्तर पैक कर दिया। पौंडीचेरी में, वॉन्डीवॉश में इनकी बुरी तरीके से हार हो गई। फिर भी कुछ युद्ध चलते रहे छिटपिट करके। फाइनली 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। 1761 में पौंडीचेरी पर अधिकार। पौंडीचेरी पर अधिकार का मतलब यह हुआ कि आपके इलाके अब आपके नहीं रहे। पहले मद्रास का इलाका फ्रांसीसीज के पास था, लेकिन वो स्थायी तौर पर उसको बनाए नहीं रख पाए, बार बार संधियों के माध्यम से उन्हें वापस करना पड़ा। अब की बार ऐसी कोई संधि नहीं हुई और स्थायी तौर पे पौंडीचेरी एक ही बार आया अंग्रेजों के पास, लेकिन स्थायी तौर पे आ गया। और धीरे धीरे करते हुए 1763 में पेरिस की संधि हुई और फिर जो है ये युद्ध समाप्त हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से आप समझें यहां पर कि जो हैदराबाद वाला इलाका है वो इनके पास में आ चुका है। और ये क्या नाम है, कर्नाटक वाला जो हिस्सा है ये अंग्रेजों के पास में है। तो अब अंग्रेजों की पूर्णतः यहां पर विजय है। बंगाल वाला हिस्सा भी अंग्रेजों के पास में है। देर से आए हैं अंग्रेज, लेकिन दुरुस्त आए हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंततः जो है वो किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। और अब अंग्रेज जो है भारत में शासन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि 57 में अगर आप देखेंगे तो प्लासी का युद्ध भी वो जीत चुके हैं। तो ये था आज का टॉपिक। शायद आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। मैप में सारी लोकेशंस क्लियर हुई होंगी, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कौन कौन यहां पर भागीदार बना, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म बैच जो है वो अब लॉन्च कर दिया जा चुका है आप लोगों के लिए। आप इसमें जुड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म बैच में आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी जो तैयारी है वो विधिवत और स्मूथली जो है बना सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको इसमें दी जाएंगी। आपको पोर्टल पर जाना है, विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और न्यूनतम शुल्क के साथ जुड़ जाना है और आराम से पूरी तैयारी आपको करनी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैं आपके साथ हमेशा सहयोग में रहूंगा। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम या फिर ईमेल आईडी से जुड़ करके, जो कि है virad.dube@studiiq.com और या फिर आप इसी virad.dube के नाम से केवल सर्च कीजिए मुझे। कहां पर? इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ये आप प्राप्त कर सकेंगे। नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। उस ऐप के लिंक से जुड़ करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप डेमो सेशन भी ले सकते हैं। अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप डेमो सेशन भी ले सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। फ्री क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। फ्री क्लासेस, यहां पर अलग अलग टैब बने होते हैं ऐसे ऐसे करके कई सारे, जैसे यूपीएससी इंग्लिश, यूपीएससी हिंदी, स्टेट पीसीएस, बुक्स, ऐसे करके एक टैब बना होगा फ्री क्लासेस का। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी और आप वहां से डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको हमारा जो है ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और आप इस पीडीएफ को उस लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई गेस कि आप लोगों से मुलाकात होगी अपने इस शानदार बैच में। हिस्ट्री में उसमें पढ़ा रहा हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।